कुछ आपको सामने नज़र आ रहा है मैटर वेव, लेकिन उस मैटर वेव तक जाने के पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम दें। डी ब्रॉगली का आपने नाम सुना होगा। क्या बोला था डी ब्रॉगली ने कि लाइट सम टाइम बिहेव एज अ वेव एंड सम टाइम इट बिहेव एज पार्टिकल। तो जो लाइट है, कहीं कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं, लाइक बात करें रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, पोलराइजेशन का, वहाँ पे जो लाइट है वो वेव नेचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, राइट। और कुछ ऐसे भी फिनोमिनास हैं, लाइक बात करें स्कैटरिंग का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कॉम्पटन इफेक्ट का, थॉम्सन इफेक्ट का, या फिर स्कैटरिंग का। वहाँ पे जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। दैट मीन्स लाइट वेव नेचर भी ट्रीट कर रहा है, लाइट पार्टिकल नेचर भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो अपने ही स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंड होके उसने सोचा कि कोई एक पार्टिकल है, अगर उसी पार्टिकल को हम क्या करें, मूव कराएं, तो उस पार्टिकल को भी क्या करना चाहिए, वेव नेचर शो करना चाहिए। क्योंकि लाइट है तो वेव, लेकिन वो पार्टिकल नेचर शो करता, उसी बेसिस पे जो पार्टिकल है उसको भी वेव नेचर शो करना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया। क्या था वो, कि एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल एसोसिएट अ वेव विथ इटसेल्फ नोन एज मैटर वेव। दैट मीन्स कोई भी एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है तो उस मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होना चाहिए। सिंस दिस वेव इज स्टिल एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वेव इज नोन एज मैटर वेव। तो बच्चों आई थिंक क्लियर हो गया कि कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वही पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से क्या करे, मोशन करे, दैट मीन्स इफ इन केस इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगा। चूंकि वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर वेव इज नोन एज मैटर वेव। अब आपने देखा होगा कि जैसे उसने ड्यूअल नेचर में पार्टिकल का वेवलेंथ निकाला था, है ना, लाइट का वेवलेंथ निकाला था, उसी तरह से किसी मूविंग मटेरियल पार्टिकल का भी उसने वेवलेंथ फाइंड आउट किया। कैसे, क्या है इक्वेशन, तो हम चलते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, जहां तक बच्चों बात करें फोटोन, आपको पता होगा ये लाइट पार्टिकल है ना, क्या है, लाइट पार्टिकल। तो ऑब्वियसली वी ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला E which is equals to h nu, but by the Einstein's mass energy equivalence we already know that the relation between mass and energy, it is given by E which is equals to mc square। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो क्या आता है बच्चों हमारे पास, एम सी स्क्र विच इज इक्वल्स टू एच न्यू। वी ऑलरेडी नो दैट न्यू इज नथिंग, इट इज सी बाय लैम्डा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगी अगली स्टेप हमारी, एम सी स्क्र विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। सी से सी कैंसिल कर दिया, क्या आया बच्चों हमारे पास में, एम सी विच इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। what is m, obviously mass, what is c, speed of light, right, particle की जो speed है, that means mass into speed, that means velocity, we already know that mass into velocity is known as momentum। that means वो जो photon है उसका momentum बच्चों कितना है, mc। सब्सटीट्यूट कर दें, है ना, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, lambda which is equals to h by mc, and this mc is nothing, it is momentum, that means lambda which is equals to h by p। This particular equation is known as, क्या बोलते हैं बताइए जरा, ऑब्वियसली इट इज अ डी ब्रॉगली वेव या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। दैट मीन्स कोई सा भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट हो, उस वेव का वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसी को हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वंस अगेन याद रखिएगा, व्हाट इज लैम्डा, इट इज वेवलेंथ, व्हाट इज एच, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड व्हाट इज पी, इट इज मोमेंटम। तो ये था बच्चों हमारा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, इसी को हम मैटर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। अब कुछ हम स्पेशल केसेस देखते हैं कि कोई भी एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल हमको दिया है तो उस पार्टिकल का वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वाला केस बच्चों आप देख पा रहे हैं, लिखा उसने कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब ध्यान से देखें, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि v इज लेस देन c।
तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, सच a type of motion of particle is known as non-relativistic motion. But if in case if the speed of particle is of the order of speed of light, now such a type of motion of particle is known as relativistic motion. तो बच्चों दो शब्द मैंने आपको बताया, एक नॉन रिलेटिविस्टिक, तो याद रखिएगा कि जब पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो उस पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। लेकिन किसी कंडीशन में अगर पार्टिकल की जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो वो जो मोशन है बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेटिविस्टिक मोशन। जहां तक बात करें इन डेली लाइफ, हम देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल हैं सबकी स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, कम होती है। मतलब डेली लाइफ में हम जितने भी मोशन बच्चों देखते हैं वो सब कैसे होते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। उनकी स्पीड क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो क्या बताया था हमने, पार्टिकल का मास है m, वेलोसिटी कितनी है v। नाउ दैट टाइम द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय क्या होगा, p विच इज इक्वल्स टू m इंटू v। अब ये हमको पार्टिकल का क्या मिल गया, मोमेंटम मिल गया। जहां तक वेवलेंथ निकालने की बात करें क्या होता है, फार्मूला हमारा h/p। मतलब किसी पार्टिकल का हमको मोमेंटम पता हो तो हम उसका वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो लिखा भी है यहाँ पे देखो उसने, नाउ दैट टाइम द वेवलेंथ एसोसिएट विद द मैटर वेव इज गिवन बाय द फार्मूला लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h/p, बट p is nothing, it is mass into velocity. So now by using this formula we can calculate the wavelength associated with the नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो जो भी नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड वाले पार्टिकल हैं उनका वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो जब भी किसी पार्टिकल को देखते हैं या किसी भी बॉडी को देखते हैं तो हमको तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएट नहीं नजर आता है ना। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, अरे यार अपन ट्रेन देखें, बस देखें, बाइक देखें, इन सब के साथ कोई वेव एसोसिएट नजर आता है क्या हमको, ऑब्वियसली नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये जितनी भी बॉडी है बच्चों ये सब कैसी हैं, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। कैसी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी, दैट मीन द बॉडी विच इज इजीली सीन बाय आवर नेकेड आइज। तो ऐसे पार्टिकल जो हमारी आंखों से आराम से हम लोग देख सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे मैक्रोस्कोपिक बॉडी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी क्या होती है, मैंने क्लियर कर दिया, द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻³ मीटर। कितना है बच्चों, 10⁻⁻³ मीटर। हैंस द वेव इफेक्ट इज नॉट परसेप्टिबल इन डेली लाइफ। यही कारण है, चूंकि आप देख रहे हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो बच्चों कितना है, 10⁻⁻³ मीटर। मतलब ये लगभग निग्लिजिबल वेवलेंथ है। और यही कारण है कि डेली लाइफ में हम जब भी किसी मूविंग पार्टिकल को देखते हैं, मूविंग बॉडी की बात करते हैं तो उसके साथ हमको कोई वेव एसोसिएट नहीं नजर आता। क्लियर हो गया होगा शायद, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में भी हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि वाई वेव नेचर इज नॉट सीन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम वेव नेचर को क्यों नहीं देख पाते हैं, बिकॉज जो बॉडी है वो कैसी है, मैक्रोस्कोपिक। ऐसा नहीं है वेवलेंथ नहीं होता है, वेवलेंथ तो होता है लेकिन वेव नेचर हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज जो वेव है उसका वेवलेंथ कितना है, 10⁻⁻³ मीटर। ठीक, तो ये बच्चों पहला वाला केस था। सेकंड बात करें, अ पार्टिकल is moving with kinetic energy E. Now that time the wavelength associated with the particle, we already know that kinetic energy बच्चों क्या होता है, E which is equals to ½ mv²। अभी तक जो फार्मूला है हमारे पास में उसमें वेवलेंथ निकालने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए, मोमेंटम। अभी हमारे पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। 11th में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे ध्यान से देखें, m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और m से डिवाइड कर रहा हूँ। जब m से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, m² v² अपॉन ट्वाइस m। नाउ m इंटू v दैट मीन्स मोमेंटम। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, p² अपॉन ट्वाइस m। अब इस फार्मूले को लेके चलूं तो इसका जो
मोमेंटम है वो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, p विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस एम के. व्हाट इज दिस? इट इज द मोमेंटम associate with the particle having kinetic energy E. Now that time the wavelength associated with the particle is calculated by using this formula lambda which is equals to h by क्या होता है p, but p is nothing, it is twice me. तो क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h बाय रूट ट्वाइस m इंटू e. तो ये देखा बच्चों, हमने दो पार्टिकल के क्या निकाल लिए, हमने वेवलेंथ निकाल दिए पहला, जिसमें हमको पार्टिकल का मास पता था, पार्टिकल की वेलोसिटी पता थी. सेकंड वाला केस हमने देखा जिसमें हमको पार्टिकल का मास भी पता है, लेकिन जो पार्टिकल है मोशन में हमको हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है. तो उस कंडीशन में उसका वेवलेंथ कैसे निकालें, तो फार्मूला हमारे सामने है. थर्ड वाला बच्चों केस लेके चलते हैं कि लेट अस सपोज मूविंग पार्टिकल इज चार्ज पार्टिकल, right, having and this charged particle is accelerating with potential v या पोटेंशियल डिफरेंस v. बच्चों ध्यान से देखें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है तो उसकी एक्चुअल एनर्जी कंजर्वेशन होता है. मतलब नाउ दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल बीइंग कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना. एक इलेक्ट्रोड के उस पास में क्या था, पोटेंशियल, और जब एक से दूसरे तक जाता है तो उसकी वो जो एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. नाउ दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बच्चों बात करें कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा था v विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, w बाय क्यू. पढ़ा था पोटेंशियल में v विच इज इक्वल्स टू w बाय क्यू. तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, q इंटू v. ये जो वर्क डन हमने करा है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ चार्ज पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो याद रखिएगा वो फॉर्मूला v विच इज इक्वल्स टू w बाय q. तो w विच इज इक्वल्स टू कितना, v इंटू q या q इंटू v. ये बच्चों हमारी पोटेंशियल एनर्जी है. तो वंस अगेन बात करा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h बाय रूट ट्वाइस me. ये e काइनेटिक एनर्जी थी, किसके इक्वल है ये, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, राइट. तो कुछ नहीं करना हमको, E के प्लेस पे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू V. तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना है, पोटेंशियल इतना है, तो उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. बच्चों नॉर्मली जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन. जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कुछ चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट. जहां तक बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. What is H? Obviously it is a Planck's constant. It is 6.6 into 10⁻34 जूल इंटू सेकंड. बच्चों ये सब की सब वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में क्या कर दें, सब्सटीट्यूट करें, मतलब नॉन वैल्यूज मेरे पास है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास है और चार्ज है. अब पोटेंशियल तो हमको पता नहीं कि कितना वोल्टेज देके हम उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, है ना. इसी फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज रखें तो एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है. तो याद रखिएगा किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, शॉर्ट ट्रिक्स में, जब आपको किसी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट करने को दिया जाए बच्चों, तो आप इन सब वैल्यूज को न रखते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू रूट 150 बाई वी. व्हाट इज वी, इट इज अ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. अब ध्यान दें, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने आ रही है कि लैम्डा विच इज इक्वल्स टू बच्चों कितना मिला है मेरे को, दिस पार्टिकुलर वन. लेकिन जो फाइनल रिलेशन मेरे पास आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है, वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में. दैट मींस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में. अब जो बात बोलने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए नोट कर दिया है ना, जिससे आपको याद रहे. क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी और फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, proton, neutron, photon, right? The order of wavelength associated with the particle is 10⁻⁻10 meter or 1 angstrom, which is within the limit of measurement. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ये जो ऑर्डर है हमारा वेवलेंथ का, ये हमारा मेजरमेंट लिमिट के अंदर आता है, राइट. लिखा है लास्ट लाइन उसने, हेंस द वेव नेचर ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑब्जर्वेबल. मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं,
जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, है ना। लेकिन ये ऑब्वियसली इनको देखा नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल ऐसे हैं कि इनका एग्जिस्टेंस वेव नेचर के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब यही वो पार्टिकल हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि जब ये रेस्ट में होते हैं तो पार्टिकल हैं, लेकिन अगर यही पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से क्या करें, मूव करें, तो इन सब पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी और उन वेव का जो एग्जिस्टेंस है ना, हम उसको एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट था जो इस बार चूंकि हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है ना, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने निकाल दिया। मैं दो में एक बातें उसके बारे में करूं तो ये जो पार्टिकल का जो वेव नेचर है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो वो जो दो साइंटिस्ट थे डेविसन और जर्मर, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को प्रूफ किया। उन्होंने दो तरह की थ्योरी यूज करी, एक तो ऑब्वियसली डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया, और सेकंड बच्चों उन्होंने ब्रेग इक्वेशन यूज किया। आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ब्रेग इक्वेशन क्या होता है, 2d sin थीटा विच इज इक्वल्स टू n लैम्डा। इस फॉर्मूले को बच्चों उन्होंने यूज किया, उससे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट सॉरी पार्टिकल निकल के आया वो लगभग लगभग था 1.67 एंगस्ट्रॉम। कितना था, 1.67 एंगस्ट्रॉम। और सेकंड उसने इस फॉर्मूले में जब लगभग लगभग 54 वोल्ट पे जाके वहां पे एलिवेशन मैक्सिमम होता है, इस फॉर्मूले में भी जब उसने वैल्यूज रखी तो वेवलेंथ ऑफ लाइट सॉरी पार्टिकल बच्चों निकला 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो आपने देखा पहली वाली जो थ्योरी हमने यूज करी थी उससे वेवलेंथ निकल के आ रहा था 1.65, और सेकंड वाले से निकल के आया कितना, 1.67 एंगस्ट्रॉम। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी से उसने उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट किया। तो एक बार आ रहा था 1.67, एक बार आ रहा था 1.65। दैट मीन्स ये दो अलग अलग थ्योरी उस पार्टिकल के, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला, मैं फिर बोल रहा हूं अब हमारे कोर्स में नहीं है इसी साल, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय, तो याद रखिएगा क्या बोला था मैंने, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक, उसमें भी दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में। फॉर द ब्रेग इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो याद रखिएगा इट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम, एंड बाय यूजिंग this particular de Broglie wavelength, the wavelength of electron is कितना था, 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चों तीन ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो आई थिंक बात करें जहां तक वेव नेचर का या फिर मैटर वेव का, तो आई थिंक थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों ये जो थ्योरीज है इसको आप याद रखिएगा, और अब एक न्यूमेरिकल शीट में आपको दूंगा, राइट। तो वो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।